ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 20 पंचवर्षीय योजना के 5 कार्यक्रम। नवनिर्माण का जो शुभारंभ इन दिनों किया गया है वह अगले 30 वर्षों में पूरी तरह शाखा प्रशाखाओं समेत विशाल वट वृक्ष के रूप में पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा। पर उसका महत्वपूर्ण भाग बीजारोपण तो आज ही करना है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो विशाल भवन खड़ा होने जा रहा है उसकी नींव तो इन्हीं दिनों भरी जा रही है। हमारे जीवन के अंतिम अध्याय का यह अतीव सौभाग्य भरा सुअवसर है, जबकि पिछले 30 वर्षों में युग निर्माण की पृष्ठभूमि बनाने के उपरांत अब उसे व्यवस्थित क्रियाकलाप का रूप दे रहे हैं। यह हमारी प्रथम पंचवर्षीय भावनात्मक नवनिर्माण की युग परिवर्तन की योजना है। हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि अपने परिवार का प्रत्येक सदस्य इसमें सच्चे मन से भाग लें। यों हम जिस जमाने में रह रहे हैं वह बड़ी दुर्बल मनोभूमि वाले, आंतरिक दृष्टि से छोटे, संकीर्ण, ओछे और बौने लोगों का जमाना है। इन दिनों दृढ़ संकल्प किन्हीं विरलों में ही दिख पड़ता है। जिनका थोड़ा मन अच्छे कामों की ओर चलता है वे भी क्षणिक आवेश के बाद अपनी गर्मी खो बैठते हैं और उसी पुराने निर्जीव ढर्रे पर घूमने लगते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार में भी कम नहीं, फिर भी उसमें जीवित और जागृत लोगों का बाहुल्य है। ऐसी प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा से हमें यही आशा है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह करेंगे और इस योजना को सफल बनाने में सच्चे मन से योगदान देंगे। हमें केवल एक ही पंचवर्षीय योजना पूरी करानी है। शेष 4 को हमारे उत्तराधिकारी पूरी करेंगे। 5-5 वर्ष की 5 योजनाओं में हम विश्व के नए निर्माण का स्वप्न पूर्ण तथा साकार होने का विश्वास रखते हैं और यह मान ही लेना चाहिए कि यह संभावना सुनिश्चित रूप में पूरी होकर रहेगी। योजना के प्रथम चरण में हमने साथी स्वजनों को प्रबल अनुरोध के साथ हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आह्वान किया है। आशा यही करनी चाहिए कि इसे सहायक स्वजन स्वीकार करेंगे। इन 5 वर्षों में प्रथम वर्ष की योजना इन पंक्तियों में प्रस्तुत की जा रही है। दूसरी अगली पंचवर्षीय योजना दूसरों को आरंभ करनी है। वे दूसरे लोग वे होंगे जो इस योजना में समुचित सहयोग देकर अपनी आंतरिक समर्थता परिपूर्ण कर लेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 5 कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें से 3 हैं। 1 उच्च स्तरीय उपासना, 2 भावनात्मक नवनिर्माण का ज्ञान यज्ञ, 3 जीवन निर्माण की सर्वांगपूर्ण शिक्षा। इन तीनों का स्वरूप हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की प्रेरणा दी गई है वह जितनी सरल है उतनी प्रखर भी है। उसे श्रद्धापूर्वक अपनाए रहने वाले के अंतःकरण में प्रेम तत्व का ऐसा निर्झर उद्भूत होगा जिससे वह स्वयं भी
आनंद उल्लास से ओतप्रोत रहें और अपने साथियों को भी स्नेह सौहार्द में द्रवित कर दें। यही सच्चा भक्ति योग है। प्रथम वर्ष में जो शिक्षण है उसे ठीक तरह कर लिया गया तो अगले वर्ष और भी अधिक प्रेरक प्रकाश प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिलेगा और इस प्रकार 5 वर्ष में उपासक की मनोभूमि में आशाजनक उत्कर्ष दृष्टिगोचर होगा। इसी उपासना का अविच्छिन्न अंग है आत्म विकास। प्रातः सोकर उठते ही और सोते समय जिस विचारणा के द्वारा जीवन क्रम व्यवस्थित किया जाता है उसे उपासना का अनिवार्य अंग माना जाए। हम जितने जितने सुसंस्कृत सुव्यवस्थित होते चलेंगे उतनी ही हमारी उपासना सफल होगी। 2. योजना का दूसरा अंग है भावनात्मक नवनिर्माण के प्रारंभ में किया गया ज्ञान यज्ञ। भगवान को मंदिरों तथा ध्यान भूमिका में जिस प्रतिमा के साथ देखा जाता है वह तो उसके स्मरण का आरंभिक प्रयास मात्र है। वस्तुतः भगवान मनुष्य के अंतःकरण में उच्च भावनाओं का रूप धारण करके ही उपस्थित होते हैं। किसी को भगवान मिला कि नहीं उसकी पहचान यह नहीं कि स्वप्न में या अर्धतंद्रा में अमुक कल्पित छवि के दर्शन हुए या नहीं। यह तो मस्तिष्क की एक सुखद सी लहर मात्र है। असली भगवान की प्राप्ति तब समझनी चाहिए जब ऊंची से ऊंची भावनाएं आत्मा में उठने लगे। तब समझना चाहिए कि असली भगवान का प्रकाश जीवन में आ गया। जो ध्यान जप तो घंटों करे पर जिसके अंतःकरण में स्वार्थ, संकीर्णता, आलस्य, अवसाद जैसी कमीनी प्रवृत्तियां भरी पड़ी हों, समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अभी भगवान से लाखों कोस दूर है। जन जन के मन मन में भगवान की प्रतिष्ठापना करने की महानतम भक्ति भावना का प्रकाश हमें देवर्षि नारद के, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य एवं प्राचीन काल के सच्चे साधु ब्राह्मणों के पद चिन्हों पर चलकर करना होगा। युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन की समस्त संभावनाओं में परिपूर्ण अत्यंत तेजस्वी साहित्य का सृजन किया जा रहा है। इसका प्रचार और प्रसार अपने परिवार एवं परिचय क्षेत्र में करने की जो कार्य पद्धति चल रही है उसे अग्रसर करके प्रस्तुत ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में हमें आवश्यक योगदान देने 1 घंटा समय 20 पैसा रोज खर्च करने की जो प्रेरणा दी गई है वह देखने में छोटी बात भले ही लगे पर उसका परिणाम इतना महान, इतना उत्साहवर्धक हो सकता है कि उसे संसार का ऊंचे से ऊंचा परमार्थ कहने में भी कोई अत्युक्ति नहीं मानी जा सकती। 3. योजना का तीसरा अंग है जीवन निर्माण की शिक्षा का व्यापक एवं व्यवस्थित आयोजन। उत्कृष्ट व्यक्तित्वों का निर्माण उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा ही कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य पेट पालने की कला में प्रवीणता उत्पन्न करना ही नहीं, व्यक्तित्वों में महानता उत्पन्न करना भी होना चाहिए। इस दृष्टि से आज की शिक्षा प्रणाली को सर्वथा असफल ही कहा जा सकता है। हमें मानव जाति के सन्मुख नई शिक्षा पद्धति उपस्थित करनी है। गायत्री तपोभूमि मथुरा में जिस प्रशिक्षण व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है वह एक शुभारंभ एवं क्रियात्मक मार्गदर्शन मात्र है। यहाँ प्रयोग किए जाएंगे और यहाँ से वे अध्यापक उपाध्याय तैयार किए जाएंगे जो देश भर में इस स्तर की शिक्षा पद्धति का अपने अपने क्षेत्रों में प्रसार करें।
हम गुरुकुल विद्यालय चलाते, पर हमारे साधन बहुत स्वल्प हैं। गायत्री तपोभूमि में 100 से अधिक छात्रों को रखने एवं पढ़ाने के स्थान नहीं है, इसलिए हम प्रधानतया 1 वर्षीय शिक्षा को ही प्रमुखता देते जा रहे हैं। 18 से लेकर 20 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति उसमें पढ़ेंगे जो स्वावलंबन पूर्वक अपनी आजीविका चलाने की कला सीखकर अपना शेष समय रचनात्मक कार्यों में लगावें। इस शिक्षण में 1 प्रेस व्यवस्था, रबड़ की मुहरें तथा 2 साबुन, मोमबत्ती, यह 2 ही कार्य रखने की घोषणा की गई है, परंतु प्रयत्न यह कर रहे हैं कि इसी स्तर के 10-12 उद्योग सिखाने का प्रबंध हो जाए, जिससे जिन्हें जो उद्योग अपनी परिस्थिति के अनुकूल लगे उसे वे अपना सकें। अपने स्त्री बच्चों के द्वारा उस गृह उद्योग के अपने घर में चलाने की व्यवस्था करके आजीविका का प्रश्न हल कर लें और शेष समय नवनिर्माण की विचारधारा को व्यापक बनाने में लगावें। संभव हो तो इसी स्तर का विद्यालय भी अपने क्षेत्र में चलावें, ताकि वहां के लोगों की आजीविका तथा स्वावलंबन की दिशा में प्रगति करके इन निर्माणात्मक कार्यों में योग देने की सुविधा मिल सके। ढलती आयु के ग्रह निवृत्तों को झकझोरे बिना राष्ट्र को सच्चा नेतृत्व नहीं मिल सकेगा। नौकरी के लिए समाज सेवा करने वाले अपना गौरव खो बैठते हैं। इसलिए जिनके ऊपर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी नहीं रही, उन्हें समाज की बहुमूल्य संपत्ति ही माना जाएगा। इसकी बर्बादी नहीं ही होने देनी चाहिए। इस स्तर के लोग मोहग्रस्त स्थिति में पड़े घरों में घुसे सड़ते रहें तो ये समाज और राष्ट्र दोनों के लिए बहुत ही बुरी परिस्थिति कहा जाएगा। इसलिए इस वर्ग को प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी युग निर्माण योजना ने ली है, जिसमें आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए उनको सुयोग्य बनाने 4 वर्षीय वानप्रस्थ शिक्षण का एक कोर्स बनाया गया है और उसका उद्देश्य इन लोगों का व्यक्तित्व विकसित और परिष्कृत करना है। आशा करनी चाहिए कि इस प्रशिक्षण में आए व्यक्ति निकम्मे बुढ़रुओं की ध्रुणित स्थिति से उठकर राष्ट्र के भाग्याकाश में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे। वे यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में जीवन निर्माण की शिक्षा व्यवस्था का भी आयोजन करेंगे। 15 से 18 वर्ष तक की आयु के लड़कों का एक वर्ग ही आरंभ किया जा सके तो बहुत है। नमूने के लिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किशोर वय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भयानक समय है। इसी अवधि में लड़कों का स्वभाव एवं चरित्र बनता बिगड़ता है। इस वय को संभाल लिया गया तो समझना चाहिए कि उज्जवल भविष्य की सारी संभावनाएं मूर्तिमान होंगी। अन्यथा यदि बिगड़ने की ओर पैर बढ़े तो सर्वनाश, सत्यानाश निश्चित है। किशोरों का निर्माण एक बहुत बड़ी जीवन कला है। इस कला का प्रयोगात्मक स्वरूप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि लोग इस पद्धति की समग्र रूपरेखा देख समझ सकें। वस्तुतः यहाँ आरंभ किया गया प्रशिक्षण एक मार्गदर्शक नमूना भर है। यह व्यवस्था देश के कोने कोने में, गांव-गांव में बनानी होगी। तपोभूमि में 100 छात्रों का स्थान मुश्किल ही है।
यहाँ सारा देश कैसे पढ़ेगा? अभी तो 15 वर्ष तक की प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था बनाई चलाई जानी है, जिनका प्रयोग मथुरा में ही नहीं वरन अन्य स्थानों पर जहाँ साधन होंगे वहाँ होना है। कार्य अत्यंत विशाल है। इसे कैसे किया जाए, इसका मार्गदर्शन करने, व्यावहारिक स्वरूप बताने के लिए शिक्षण सत्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना हर अखंड ज्योति परिवार के सदस्य का पवित्र कर्तव्य है। इस समस्याओं पर विस्तृत विचार विनिमय करने के लिए उन्हें इन शिविरों में आना आवश्यक है तथा जो प्रौढ़, किशोर, वृद्ध उपर्युक्त तीनों शिक्षाओं के उपयुक्त जान पड़े, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके इन प्रशिक्षणों में सम्मिलित होने की प्रेरणा देनी चाहिए। अध्यापक, चिकित्सक या ऐसे ही दूसरे वे लोग जिनका जनसंपर्क अधिक रहता है, यदि आवश्यक दिलचस्पी लें तो अच्छे शिक्षार्थी अभिष्ट मात्रा में उपलब्ध हो सके। यह प्रक्रिया यदि ठीक से चल पड़ी तो युग निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण अंग पूरा होने लगेगा। नंबर 4, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षीय कार्यक्रम का चौथा अंग है प्रबुद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन मनाना। पिछले कई वर्षों से इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि प्रबुद्ध परिजनों को जन्मदिन मनाने की प्रेरणा दी जाए। यह प्रक्रिया जहां भी आरंभ हुई है वहां बड़े उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। 1. जिनका जन्मदिन मनाया जाता है उसे उस दिन अपने जीवन की महत्ता समझाने और भावी जीवन को अधिक सुंदर ढंग से बिताने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। 2. मित्रों, कुटुंबियों एवं गुरुजनों द्वारा आशीर्वाद, अभिवादन, पुष्प उपहार, दीपदान, जलपान आदि के आकर्षक कार्यक्रम द्वारा जिसका जन्मदिन होता है उसे बहुत उत्साह मिलता है, जो प्रगति की प्रेरणा देने में उपयोगी सिद्ध होता है। 3. इस आयोजन से उस व्यक्ति के संपर्क रखने वाले जो नए लोग आते हैं उनमें यह विचारधारा फैलने का अवसर मिलता है। 4. साप्ताहिक हवनों की अपेक्षा यह घर घर पर होने वाले सत्संग सम्मेलन अधिक सफल होते हैं और उससे संस्था का संगठन बढ़ता एवं मजबूत होता है। इन लाभों पर ध्यान रखते हुए जहां जितने अखंड ज्योति सदस्य हैं उन सब का जन्मदिन मनाने की व्यवस्था हर जगह बना ली जाए। छोटे बच्चों के जन्मदिन मनाने का आरंभ संस्था के जिम्मे पर छोड़ा जाए। यह कार्य उनके माता पिता का है। संगठित रूप से केवल वयस्कों के जन्मदिन मनाए जाएं जिनसे उन्हें कुछ प्रेरणा दी जा सके। बच्चों के जन्मदिन तो एक खुशी मनाना मात्र है। उपर्युक्त प्रयोजन तो परिवार के वयस्क व्यक्तियों के जन्मदिन मनाने से ही पूरा होता है। हर जगह यह प्रचलन आरंभ किया जाए। अखंड ज्योति का एक भी सदस्य ऐसा न बचे जिनका जन्मदिन न मनता हो। अब हम स्वयं अपने परिजनों के जन्मदिन अपनी पूजा स्थली पर बैठकर मनाया करेंगे और उनके लिए विशेष प्रेरणा एवं विशेष आशीर्वाद भेजा करेंगे। जो पंचवर्षीय स्थायी सदस्यता फॉर्मों के साथ लिख चुके हैं उन्हें छोड़कर शेष सभी अखंड ज्योति के सदस्य अपनी जन्मतिथि, महीना, सन, संवत सहित लिखकर भेज दें। इस अवसर पर हम उन्हें प्रेरणाप्रद संदेशों से भरी एक छोटी उपहार पुस्तिका भी भेजा करेंगे। 5 वर्ष तक यह पुस्तिकाएं हमारे एक चिरस्मरणीय उपहार की तरह जिनके पास रहेंगी, वे
उनसे आजीवन महत्वपूर्ण प्रेरणाएं प्राप्त करते रहेंगे। हमें भी इस निमित्ति से साल में एक बार उनका विशेष स्मरण आया करेगा और उनसे अपनी आत्मीयता का आनंद अधिक मात्रा में उपलब्ध कर लिया करेंगे। नंबर 5, योजना का 5वां अंग है भावनात्मक नवनिर्माण का सर्वांगपूर्ण साहित्य सृजन एवं उसका व्यापक प्रसार। अब तक अखंड ज्योति एवं युग निर्माण पत्रिकाओं द्वारा एक छोटे क्षेत्र में अपने परिचित परिजनों में हम युग के अनुरूप अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रसार करते हैं। हमारे सामने समस्त राष्ट्र, समस्त विश्व, समस्त मानव समाज है। उसका सर्वांगीण भावनात्मक परिवर्तन करने के लिए अभिनव प्रेरणाओं का क्षेत्र भी उसी अनुपात से बड़ा किया जाना है। अत्यंत सस्ते लागत मात्र मूल्य के ट्रैक्टों को इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उपयुक्त समझा गया है। इस समस्त साहित्य का एक एक अक्षर ऐसा प्रखर एवं प्रेरणाप्रद होगा जो पढ़ने वाले की विचारधारा पर सीधी चोट करें। उसे अनुपयुक्त ढंग से सोचने का तरीका बदलकर सही ढंग से सोच करने की रीति नीति विदित हो जाए। विचार क्रांति का महान प्रयोजन यह साहित्य पूरा करेगा। इसे पढ़ों को पढ़ाया जाना और अनपढ़ों को सुनाया जाना एक आवश्यक कार्य है जो हमें ही पूरा करना है। हिंदी में लिखे छपे इस साहित्य को भारत की 15 भाषाओं में अनुवादित प्रकाशित किया जाना है। इतना ही नहीं, इसे संसार की समस्त भाषाओं में भी प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्य अत्यंत विशद एवं महान है। ईसाई मिशन ने अपना धर्म समस्त विश्व में लगभग 600 भाषाओं में अनेक सस्ती पुस्तकों द्वारा पहुंचाया है। हमें भी इस मार्ग का अनुकरण करना होगा। यहाँ लिखने छापने का प्रश्न काफी पेचीदा है। वहाँ इसका प्रकार भी नए ढंग से गठित करना है। वर्तमान पुस्तक विक्रेता इसे बेचने को तैयार नहीं होते, क्योंकि यह चीज जन रुचि की नहीं, गंदे उपन्यासों की तरह अंधाधुंध नहीं बिकती। फिर इनमें कमीशन की भी बहुत स्वल्प गुंजाइश है। ऐसी दशा में इनके विक्रय प्रसार की मशीन भी अपनी निज की ही गठित करनी पड़ेगी। जो सज्जन किसी अन्य वस्तु की दुकान चलाते हैं वे एक अलमारी इस साहित्य की भी रख सकते हैं और जो ग्राहक आवें उससे इस साहित्य की भी चर्चा एवं प्रेरणा कर सकते हैं। कुछ सज्जन इस कार्य में पूरी तरह संलग्न होकर सेवा भाव से तथा थोड़ी आजीविका कमाने के लिए भी इस महान कार्य में जुट सकते हैं। सवेरे से दोपहर तक थैलों में भरकर शिक्षा संस्थाओं तथा पढ़े लिखे लोगों में इस साहित्य को दिखाने ले जा सकते हैं। शाम को 3-4 घंटे बाजार में या अपनी बैठक में पुस्तकालय एवं विक्रय विभाग चला सकते हैं। ढकेलने की गाड़ी में सजाकर भी इसे उपयुक्त लोगों के पास पार्कों के समीप मेले ठेलों में लाया जा सकता है। इस तरह से थोड़ी आजीविका कमा लेंगे और उस पर संतोषपूर्वक गुजर करना वैसा ही है जैसा प्राचीन काल के ऋषि कंद मूल फल घास के बीज खाकर अपना गुजारा कर लेते थे और जीवन को जन कल्याण के कार्यों में समर्पित किए रहते थे। इस गतिविधि को अपनाने वाले लोग अपने परिवार में से निकलने चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं की तलाश अभी से की जानी चाहिए। उतनी संख्या में
ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिनके आधार पर विक्रय की उपरयुक्त प्रकार की व्यवस्था बन सके। इसलिए इस संदर्भ में पूरा या अधूरा समय लगाकर कुछ कार्य कर सकने वाले सज्जन पत्र व्यवहार करना आरंभ कर सकते हैं। उपर्युक्त 5 कार्यक्रम हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के हैं। इनके शुभारंभ में प्रत्येक परिजन को यह विचार करना है कि वह किस प्रकार इसमें योगदान कर सकता है। आत्मनिर्माण और समाज निर्माण के दोनों मोर्चों पर परिवार के प्रबुद्ध व्यक्ति को अपना कर्तव्य निर्धारित करना चाहिए। हम में से एक भी ऐसा न रहे जो इस युग के इस महानतम अभियान में निरपेक्ष होकर अलग बैठा रहे। संस्कृति सीता को वापस लाने का त्रेता युगी अभियान रीछ बंदरों के ही नहीं, बालों में धूलि भरकर समुद्र पाटने में सहायता करने वाली गिलहरी तक के सहयोग से आगे बढ़ा था। युग निर्माण अभियान भी अखंड ज्योति परिवार के हर प्रबुद्ध सदस्य से उसकी स्थिति के अनुरूप सहयोग की अपेक्षा करेगा। पार्ट 20 समाप्त।